अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? आज जो हमारा लेक्चर है वो है अर्थ कंपोजिशन स्ट्रक्चर। ठीक है कि अर्थ की कंपोजिशन किस तरह है और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बनी है। आज इस चीज़ को हम तफसील से जो है डिस्कस करेंगे। तो चलो जाते हैं अर्थ की स्ट्रक्चर पर बात करते हैं कि अर्थ की स्ट्रक्चर जो है वो हम किस तरह मालूम करते हैं और इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपके ज़हन में है कि अर्थ की स्ट्रक्चर को हम मालूम कैसे करते हैं कि अर्थ किस तरह वजूद रखता है या अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है। वो हम मालूम करते हैं बाई सेज़मिक एक्टिविटीज़। इधर मैंने लिखा है कि हाउ टू स्टडी, किसको किस तरह स्टडी कर दिया जाए, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम किस तरह स्टडी करते हैं। तो अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर, चूँकि सेज़मिक एक्टिविटीज़ एक अलग टॉपिक होगा, वो फिर अलग हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम स्टडी करते हैं। बहरहाल बेसिक क्वेश्चन का आंसर ये है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैन बी स्टडीड बाय सेज़मिक एक्टिविटीज़। सेज़मिक एक्टिविटीज़ से मुराद ये है कि सेज़मिक एक्टिविटीज़ यानी अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनके ज़रिए हम की इंटरनल ऑफ द अर्थ को स्टडी करते हैं। ठीक है ना, कि किसी पॉइंट पर सेज़मिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए यानी अर्थक्वेक के ज़रिए जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, उन वेव्स की नेचर, वो वेव्स कैसे पहुँचते हैं, कब पहुँचते हैं, किस मुकाम पर पहुँचते हैं, किस मुकाम पर नहीं पहुँचते हैं, उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम स्टडी करते हैं। सो सेज़मिक एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस्ड बाय और कैरीड आउट बाय द अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है ना, लिहाजा उसके ज़रिए हम इसको स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जाते हैं बेसिकली हमारे पास जो अर्थ है उसकी बेसिक डेटा मैं आपको देता हूँ कि अर्थ हमारे पास डायमीटर कितना है। डायमीटर 12,756 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये किलोमीटर में है, ये डायमीटर है। ठीक है, ये इसका डायमीटर है। यानी अगर आप कोई सर्कल बना लें और उस सर्कल को आप दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें तो इस फासले को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ठीक है, राइट। तो ये फासला यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है? डायमीटर है। ठीक है ना, यानी अगर आप ज़मीन के सरफेस पर सुराख कर लें और यूं आप निकल जाए तो आपने कितना किलोमीटर फासला तय करना होगा? 12,756 किलोमीटर आपने कवर करना होगा। अलबत्ता ये डिस्टेंस इक्वेटर पर थोड़ा सा ज़्यादा है जबकि पोल्स पर थोड़ा सा कम है। दरम्यान में थोड़ा सा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? यानी ये फासला आपने 12,756 कवर करना है तो ये फासला 30 किलोमीटर ऑलमोस्ट आपके पास कम है। 12,000 आपने 700 ऑलमोस्ट 20 to 25 किलोमीटर आपने इसको क्या करना है? कवर करना है। तो ये फासला थोड़ा सा कम है, ये फासला थोड़ा सा ज़्यादा है ड्यू टू बल्जेस। यानी इसका मतलब ये है अगर यहाँ से आप सुराख कर ले यूँ निकलना चाहते हैं तो फासला थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर यहाँ से आपने सुराख कर लिया यूँ निकलना चाहते हैं तो फासला थोड़ा सा कम है। तो वो थोड़ा सा फ़र्क है ज़मीन की टिल्टिंग की वजह से, ज़मीन की बेज़वी शक्ल की वजह से। खैर, ये हमारे पास जो डायमीटर है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर है डायमीटर। और मास ऑफ द अर्थ कितना है? 5.797 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ kg है मास। ठीक है, टोटल वजन। यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वजन आ जाती है। हमारी ज़मीन को पैदा हुए कितने साल हो गए? 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए। ठीक है, ये डेटा है अर्थ के बारे में। रोटेशन पीरियड कितनी है? ये 1670 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या कर देती है? कवर कर देती है। रोटेशन क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये ज़मीन है, मिसाल के तौर पर एक मुकाम है, यहाँ से इसने स्टार्ट ले लिया, बिल्कुल आपके फ्रंट पर है। सपोज़ ये पॉइंट जो मैंने निशान किया है, इस तरह गोल दायरा है, ये आपके पास एक पॉइंट है। ज़मीन ने यहाँ से मोशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, वापस यहाँ तक पहुँचते हुए ये कितना फासला कवर करती है? ये होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनरी एक्सिस। ठीक है ना, रोटेशन इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको हम स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिनिंग मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है ना। ये अब ये जाहिर सी बात है, ये इस मुकाम से जब स्टार्ट लेती है वापस इसी मुकाम पर आती है, यानी इस मुकाम पर अब वापस आ गई तो इसने एक दिन कवर कर दिए, यानी 24 घंटे इसने कवर कर दिए। अब ये जो स्पीड है ये कितना है? 1670 किलोमीटर पर आवर है।
ठीक है। यानी स्पिनिंग मोशन या रोटेशनल मोशन इसकी कितनी है 1670 किलोमीटर पर आवर है एक। दूसरा है रिवॉल्यूशन स्पीड, यानी जमीन रिवॉल्व भी कर रही है, इस तरह भी मोशन कर रही है, अब इस तरह भी मोशन कर रही है, ठीक है ना, दो तरह के मोशन है ये रिवॉल्यूशन स्पीड है, ठीक है ना, या रिवॉल्यूशनल मोशन है, ठीक है, या इसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, ठीक है ना, ऑर्बिट्स में मोशन करती है, ठीक है। ये स्पीड कितने है काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,72,000 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये स्पीड बहुत ज्यादा है उसकी, ठीक है ना। ये इसकी रोटेशनरी और रिवॉल्यूशनरी स्पीड है, ठीक है। अब ये जमीन इतनी हिस्सों पर मुश्तमिल है, पहले जाते हैं इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जमीन का स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने मुख्तलिफ जोन इनके बनाए हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ये पोर्शन, पहला पोर्शन जो है ये क्रस्ट है, ठीक है। जमीन के बिल्कुल अपर पोर्शन जो सॉलिड है जिस पे हम घूमते फिरते हैं, ये क्या है, ये क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट हमारे पास अपर कवर लेयर है, ठीक है। अब आपके ख्याल में कि हमारे पास समंदर भी है ना, ये समंदर है मिसाल के तौर पर, ये ज़मीन है, तो समंदर में क्रस्ट के ऊपर पानी है और ज़मीन के सरफेस पर टेरेस्ट्रियल पर कंटिनेंट पर आम है, ठीक है ना, लोग है, ये मिसाल के तौर पर लोग है। टेरेस्ट्रियल पर या कंटिनेंट पर ये कंटिनेंटल क्रस्ट कहलाता है, कंटिनेंटल क्रस्ट कहलाता है, और ओशियन पर ये ओशियानिक क्रस्ट कहलाता है, ओशियानिक क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। ओशियानिक क्रस्ट थोड़ा सा छोटा होता है, कंटिनेंटल क्रस्ट थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, ठीक है। ओशियानिक क्रस्ट लेंथ में छोटा होता है, कंटिनेंटल क्रस्ट लेंथ में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो हमारे पास क्रस्ट दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक ओशियानिक क्रस्ट है, एक कंटिनेंटल क्रस्ट है। बहरहाल जो एवरेज फासला है वो हमारे पास क्या है 5 to 70 किलोमीटर है, कहीं ये 5 किलोमीटर है, कहीं ये 70 किलोमीटर है। इस क्रस्ट के बाद चाहे ओशियानिक पर हो या कंटिनेंटल पर हो, तो यहाँ पे एक छोटा सा वीक जोन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इस वीक जोन का नाम क्या है, एस्टेनोस्फेयर है, ठीक है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो पावरफुल मटेरियल है वो नहीं होते हैं, सॉलिड मटेरियल होते हैं लेकिन कमज़ोर मटेरियल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वीक जोन कहते हैं। और ये वीक जोन क्या कहलाता है, एस्टेनोस्फेयर कहलाता है। एस्टेनोस्फेयर और क्रस्ट को मिला के जो स्फेयर बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो लिथोस्फेयर कहलाता है, ठीक है ना। किसको, एस्टेनोस्फेयर और क्रस्ट को मिला के जो स्फेयर बनता है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। अब हमारे पास लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर का मतलब यह है कि ये दो जोन्स का बना हुआ है, क्रस्ट और एस्टेनोस्फेयर का बना हुआ है, यानी वीक जोन और सॉलिड क्रस्ट का बनाया हुआ जोन है, राइट। अभी हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्रस्ट एक लाइन के जरिए अलग है, एक लाइन, ठीक है। क्रस्ट को एस्टेनोस्फेयर से अलग करने वाली जो पतली सी लाइन है उसको कहते हैं मोहरिक डिसकंटिन्यूटी। उस लाइन का नाम क्या है, मोहरिक डिसकंटिन्यूटी। अब मोहरिक डिसकंटिन्यूटी हमारे पास वो इलाका है, वो जोन है जो एस्टेनोस्फेयर और क्रस्ट को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो मोहरिक डिसकंटिन्यूटी जो है वो द लाइन सेपरेटिंग क्रस्ट एंड एस्टेनोस्फेयर, वो छोटी सी पतली सी लाइन है जो एस्टेनोस्फेयर और क्रस्ट को अलग करती है, ठीक है। अब इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। ये जो टोटल पोर्शन है ये 70 के बाद मतलब 100 से 200 किलोमीटर तक ये फासला बनती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो अर्थ के बारे में थेरीज़ है, ये बहुत सारे थेरीज़ हैं। कुछ लोग मुख्तलिफ अंदाज से, एक अंदाज से जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, दूसरे लोग किसी और अंदाज से इसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, ठीक है ना। जो प्रॉपर जो मतलब निचोड़ थेरी है वो ये एक्सेप्टेड थेरी है।
वो सारे लोग इसी पे एक्सेप्ट जो है एग्री करते हैं। अब अगर आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं नेट से या किसी बुक से, तो आपको थोड़ा सा डेटा डिफरेंट मिलेगी, उसके बारे में आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो आप किसी भी थ्योरी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसको आप फॉलो करेंगे तो ये ज़्यादा करामद होगी। बहरहाल कोई आपकी इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी बुक से आप ले लें तो कोई आपको गलत नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर के बाद ये जो आपके पास पोर्शन आता है अपर मेंटल या लोअर मेंटल। अच्छा पहले बात करते हैं कि हमारे पास ये जो क्रस्ट है ये किस चीज़ का बना हुआ है। ये मैफिक मटेरियल का बना हुआ है। याद करने के लिए मैंने इसको मैफिक लिखा हुआ है। एम से मुराद मैग्नीशियम, आई से मुराद आयरन, ठीक है ना। और इसमें फेरस ऑक्साइड भी थोड़ा सा शामिल है और मटेरियल ज़्यादातर पोर्शन ये है इसका, ठीक है ना। ये हमारे पास क्रस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है लोअर मेंटल और अपर मेंटल, कुछ सीरीज में ये प्रॉपरली एक ही माना जाता है और इसका नाम क्या रखा है, मेंटल लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेंटल है। मेंटल टोटल 2900 किलोमीटर है, ठीक है ना। लेकिन हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक हमारे पास अपर मेंटल है, एक हमारे पास लोअर मेंटल है, ठीक है ना। जो हमारे पास अपर मेंटल है वो 700 किलोमीटर है और जो हमारे पास लोअर मेंटल है वो 2200 किलोमीटर है, 2200 किलोमीटर, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ द अपर मेंटल कंसिस्ट ऑफ 700 किलोमीटर एंड द लोअर मेंटल कंसिस्ट ऑफ 2200 किलोमीटर. Sometime in some books it is written it is 670 kilometer and it is 2300 kilometer. So ये range ऊपर नीचे होता रहता है because we don't have the concrete information, we have information just from the seismic waves. हमारे पास जो information है वो seismic activities या seismic waves या earthquake waves की information है। तो हम we just we can say estimate about the length of these लेयर्स और क्रस्ट और मेंटल्स, राइट। अब अच्छा तो हमारे पास ये जो मेंटल है वो टोटल 2900 किलोमीटर है और ये फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ है। किस चीज़ से? फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरो से मुराद फेरस ऑक्साइड, मैग्नेटिक मटेरियल से मुराद है मैग्नीशियम। तो इसमें ज़्यादातर जो हमारे पास सब्सटेंसेस का जो ज़्यादातर फेवर है किसका? आयरन का और मैग्नीशियम का कंपोजिशन है, राइट। अभी इसको भी हमने कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया है? दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, अपर और लोअर। ये बिल्कुल मैंने इधर स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ये कोर है, ये आउटर कोर है, ये मेंटल है, ये अपर मेंटल है, बाकी ये क्रस्ट, मोरिक, डिस्कंटिन्यूटी, लिथोस्फीयर सारे इसी एक ही यूनिट में मैंने इसको क्या कर दिया, जम कर दिया, ठीक है ना। तो अभी कोर हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कोर है। कोर हमारे पास टोटल 3500 किलोमीटर है। बाज़ औकात लोग इसको 3470 किलोमीटर भी मैप करते हैं, ठीक है ना। हमने फिर इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल, सॉरी आउटर कोर और अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर और इनर कोर। ये जो कोर होता है, आउटर कोर होता है, ये लिक्विड मटेरियल का बना हुआ है और ये जो है सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर मेंटल भी हमारे पास सॉलिड है और ये हमारे पास लिक्विड यानी मुल्टन फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारे पास मुल्टन फॉर्म में पाया जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये फिर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इस तरह इसका तरतीब है। ये जो हमारे पास कोर है ये 3500 किलोमीटर का है और इसमें आउटर कोर जो है हमारे पास 2300 किलोमीटर है, इनर कोर जो है वो 1200 किलोमीटर है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 1200 किलोमीटर कवर करना होगा, ठीक है ना। ये किस चीज का बना हुआ है? आयरन और निकल का बना हुआ है, ठीक है, आयरन और निकल का। यहाँ पे जहाँ तक साइंटिफिक उसका ताल्लुक है, साइंटिफिक डेटा का ताल्लुक है या जो इन्फॉर्मेशन लोग यहाँ से पूछते हैं वो क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं, पहला सवाल ये इनका होता है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे मालूम करते हैं? तो द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैन बी स्टडीड बाय द सेस्मिक एक्टिविटीज। सेस्मिक एक्टिविटीज के जरिए हम मेजर करते हैं। दूसरा सवाल कि डिस्पाइट मटेरियल होने के बावजूद, एक जैसे मटेरियल होने के बावजूद ये पोर्शन जो है क्यों जो है वो है सॉलिड है, ठीक है। हालांकि जैसे ही आप जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो कोर तक टेम्परेचर आपके ऑलमोस्ट यहाँ तक टेम्परेचर
6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो ये फिर सॉलिड क्यों है? ये तो लिक्विड होना चाहिए ना, या गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, प्लाज्मा फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि ड्यू टू द एक्सट्रीम प्रेशर, ड्यू टू द एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ द आउटर लेयर्स, ये जो बाहर की जो लेयरें हैं, जितने लेयर्स है, जैसे आउटर कोर है, लोअर मेंटल है, अपर मेंटल है, स्टोनोस्फेयर है, क्रस्ट है, इन सब का एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर के बावजूद की वजह से यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एक सवाल ये आता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि क्यों ये सॉलिड फॉर्म में है? ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट कि यहाँ पे लेप्स रेट क्या है? दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या पे, यहाँ पे क्या है? लेप्स रेट। मैं हर टॉपिक में इसकी साइंटिफिक रीजनिंग आपको बताऊंगा, और ये आपकी साइंटिफिक रीजनिंग को भी कवर कर लेगा आपकी जीएसए में। ठीक है, तो मकसद मेरा ये है कि साइंटिफिक रीजनिंग का अलग मैं कोशिश करूंगा एक अलग लेक्चर भी बना दूं, लेकिन साइंटिफिक रीजनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसकी जो प्रोसेसेस हैं, अगर आप जेएसए की सारे प्रोसेसेस को डिस्क्राइब नहीं करोगे, जेएसए की सारी प्रोसेसेस को जो है समझेंगे नहीं, तब साइंटिफिक रीजनिंग को समझना भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरी हर लेक्चर में आप कोशिश करें कि साइंटिफिक प्रोसेस जो है वो समझें, इसके बाद उसकी साइंटिफिक रीजनिंग में उसी क्वेश्चन में जितने भी साइंटिफिक रीजनिंग आते हैं मैं वो आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, और वो इधर ही मैं करवाता रहूँगा, और ये कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं एक अलग लेक्चर भी इसके लिए बना दूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे लेप्स रेट क्या है? लेप्स रेट किस चीज का? टेम्परेचर का। बेसिकली लेप्स रेट है क्या? अगर आप फासला चेंज करते हैं, ठीक है, फासला चेंज करते हैं, या प्रेशर में कमी आती है या ज़्यादती आती है, या टेम्परेचर बढ़ती है या कम होती है, या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, यानी कि फासले के चेंज होने के साथ साथ टेम्परेचर का चेंज होना या प्रेशर का चेंज होना, इसको कहते हैं लेप्स रेट। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेप्स रेट क्या है कि जैसे ही आप जमीन के सरफेस से स्टार्ट करते हैं, क्रस्ट से स्टार्ट करते हैं, कोर तक पहुंचते हैं, तो आपके पास लेप्स रेट क्या है? ठीक है ना, ये पॉजिटिव लेप्स रेट है। अगर आप 1 किलोमीटर पर है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर आप 2 किलोमीटर पर है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, नीचे जा रहे हैं ना, ड्रिलिंग कर रहे हैं, और 3 किलोमीटर पर है तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, 4 किलोमीटर पर है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़मीन की जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो 6000 किलोमीटर ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा है, तो 6000 किलोमीटर पर आपकी टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है आपकी जो लेप्स रेट है, मोशन की जो लेप्स रेट है, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की जो लेप्स रेट है, वो पर किलोमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी इसका मतलब 1 किलोमीटर आप कवर करते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर बढ़ता है। इस तरह ज़मीन के सेंटर तक पहुंचने के लिए जो टेम्परेचर है, आप 6000 किलोमीटर कवर करते हैं तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6350 किलोमीटर कवर करते हैं तो 6350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। दिस इज कॉल्ड लेप्स रेट, कि टेम्परेचर के डिस्टेंस के बढ़ाने से टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। कौन सा लेप्स रेट है? पॉजिटिव लेप्स रेट है। ये हो सकता है जैसे आप सेंटर से रवाना हो जाते हैं, ज़मीन के सरफेस पर आते हैं, तो फिर वहाँ से आप फासला कवर करते हैं तो नेगेटिव लेप्स रेट है। क्यों? क्योंकि जब ज़मीन के सेंटर से आप रवाना हो जाते हैं, ज़मीन के सरफेस पर आते हैं, तो 1 किलोमीटर अगर आप कवर करते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, 2 किलोमीटर कवर करते हैं तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, जाते जाते सरफेस तक आते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है, 0 पर पहुंच जाता है सपोज, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव लेप्स रेट। तो किसी चीज़ के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, किसी चीज़ के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है, इसको लेप्स रेट, पॉजिटिव लेप्स रेट और नेगेटिव लेप्स रेट। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो स्ट्रक्चर था। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया, 1-2 डिसकंटिन्यूटी लाइंस है आपके पास, एक आपके पास मोहरिक डिसकंटिन्यूटी है और दूसरी आपके पास गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है ना, मोहरिक डिसकंटिन्यूटी जो है वो क्रस्ट को स्टेनोस्फेयर से अलग करती है, सॉरी ये
क्रस्ट को स्टेनोस्फीयर से अलग करती है, और ये एक पतली सी लाइन है, पतली सी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसी तरह मेंटल को जो कोर से अलग करती है, ये भी एक छोटी सी पट्टी है समझो, उसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये दो डिसकंटिन्यूटीज हैं जो टेम्परेचर को स्टेनोस्फीयर को अलग करती हैं क्रस्ट से, और मोरिक डिसकंटिन्यूटी है जो आपके पास अपर मेंटल को लोअर मेंटल को अलग कर दिए हैं आउटर कोर से, ठीक है ना। ये मोहरिक डिसकंटिन्यूटी है। इस बारे में अगर आपकी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि तमाम के तमाम जो है, जो मुझे जहाँ तक मालूमात हो, इन्फॉर्मेशन हो, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। और अगर फिर भी कहीं कोई कमी बेशी रहती है तो काइंडली आप मेरे साथ शेयर करते हैं, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें और मुझे सपोर्ट कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।